मॉर्निंग दोस्तों, मैं रुद्र प्रताप सिंह अपने सिविल कैरियर चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, तीसरा लेक्चर देखेंगे लेसन 1 का। दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कितने टाइप कितने प्रकार में बांटा गया है दोस्तों, उसके बारे में जानेंगे और उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। दोस्तों अवशिष्ट मृदा, ये पहला पार्ट है अवशिष्ट मृदा। इसको 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है और पहला है अवशिष्ट या रेसिडुअल सॉइल। फिर है हमारा स्थानांतरित मृदा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल। ठीक, अब इसके बारे में देखते हैं। रेसिडुअल सॉइल यह चट्टानों पर जमा उनके अपक्षरण का वह भाग है जो स्थानांतरणों के एजेंटों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया गया है। इनके गुण स्थानांतरित मृदाओं के गुणों से काफ़ी भिन्न होते हैं। जिन इंजीनियरों को इस मृदा के बारे में पता नहीं होता है वह इसके बारे में अनुमान नहीं लगा सकता कि यह मृदा कितना लोड बेयर कर पाएगी। ठीक दोस्तों, कि यह अपक्षरण का मतलब होता है कि चट्टानों के ऊपर एक लेयर जम जाती है जो टूट फूट कर आती है और जिसे हम अपक्षरण कहते हैं, जो एजेंटों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जाई जाती, वो एक वही स्थान में पड़ी रहती है। वो मान लीजिए कि वो जो नॉर्मल जो मिट्टी होती है, जो मृदा होती है, उससे बहुत भिन्न होती है। भिन्न का मतलब यही होता है अलग होती है, अलग अलग होती है दोस्तों। वो दूसरा लोड बेयर कर पाएगी, दूसरा लोड बेयर कर पाएगी। ज़्यादा लोड दे देंगे दोस्तों तो ये लोड सहन नहीं कर पाएगी। इसीलिए इंजीनियर, जिस इंजीनियर को काम करने में नॉलेज है, भी नया इंजीनियर होता है, तो फिर क्या होता है दोस्तों कि वो अनुमान भी नहीं लगा सकता कि ये लोड कितना सहन कर सकती है। इन मृदाओं का मुख्य गुण यह है कि इनके कणों के परिमाण जो होते हैं, साइज जिसे बोलते हैं, निश्चित नहीं होता है। यदि अवशिष्ट मृदा का एक नमूना लेकर उसको चालनी पर छाना जाए तो चालनी से छन कर निकलने वाले कणों की मात्रा छानने के समय पर निर्भर करेगी। यदि अधिक समय तक छाना गया है तो अधिक कण निकल जाएगा। ठीक दोस्तों, उसके बाद यदि कम समय तक छाना गया है तो कम कण छनकर निकलेगा। इसे आंशिक अपक्षरण के कारण होता है। मतलब ये आंशिक अपक्षरण के कारण होता है। आंशिक अपक्षरण क्या होता है दोस्तों कि जब हम किसी भी चालनी में लेकर और अपने मृदा को छानते हैं तो क्या होता है कि छनी हुई मृदा बाहर निकल जाती है और एक परत बना लेती है। तो परत बनाती है तो फिर उसे अपक्षरण के द्वारा ही छनता है। अपक्षरण मतलब होता है कि इस चीज़ को हम अलग अलग करते हैं, अलग अलग करके उसके बाद हम लोग जब छान देते हैं, जब छानते हैं तो वो आगे ज़मीन फिर जब जमना स्टार्ट करेगी। पहले अलग करेंगे, पहले वो मिट्टी एकदम मान लो रहेगी, उसे चालनी के थ्रू हम छानेंगे। तो जब छानते हैं ना, उससे क्या होता है, पार्टिकल हमारे अलग अलग होते हैं। तो पार्टिकल जब अलग होते हैं ना, तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों, इसी को बोलते हैं क्या, अपक्षरण। अपक्षरण के कारण होता है, मतलब आंशिक अपक्षरण। जब वो कम बाहर निकलेगा तो इसे क्या कहेंगे, ये आंशिक अपक्षरण के कारण होता है। अब देखेंगे दोस्तों अपना सेकेंड ट्रांसपोर्टेड सॉइल। आइए दोस्तों हम लोग जानते हैं स्थानांतरित मृदा। ये स्थानांतरित मृदा किसे कहते हैं, ट्रांसपोर्टेड सॉइल किसे कहते हैं। यह वह मृदा है जो विभिन्न स्थानांतरण एजेंटों, एजेंट का मतलब समझ गए ना दोस्तों, एजेंट का मतलब यही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला, या हम लोग अपने व्यापारिक लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं कि ये सामान का बिक्री करवाने, क्रय विक्रय कराने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एजेंट कहते हैं। दूसरी तरह एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले को क्या कहेंगे, एजेंट कहेंगे। एजेंटों द्वारा अपनी वर्तमान स्थिति में लाई गई हो, अपनी वर्तमान स्थिति में लाई गई हो, मतलब कि यह वह मृदा है जो विभिन्न स्थानांतरण, मतलब कि कई प्रकार के स्थानांतरण हो, कहीं यहाँ कहीं वहाँ कहीं वहाँ, फिर क्या होगी, एजेंटों द्वारा अपनी वर्तमान स्थिति फिर अपने वही स्थिति में लाई गई हो, वर्तमान स्थिति में लाई गई हो। यद्यपि एक भूवैज्ञानिक के लिए स्थानांतरण के एजेंटों तथा मृदाओं पर स्थानांतरण का प्रभाव आदि जानना महत्वपूर्ण है। अब कहने का मतलब है, यद्यपि एक भूवैज्ञानिक जो है उनके लिए स्थानांतरण जो होता है, स्थानांतरण के एजेंटों तथा मृदाओं के स्थानांतरण के प्रभाव आदि को जानना, मतलब उसे स्थानांतरण में क्या प्रभाव आया उसके बारे में जानना महत्वपूर्ण होता है। परंतु एक इंजीनियर के लिए इनका अधिक महत्व नहीं, क्योंकि
मतलब एक इंजीनियर के लिए इनका अधिक महत्व नहीं है, क्योंकि अब बता रहा है, क्योंकि भूवैज्ञानिक जिस समय को अत्यंत कम कहते हैं, मतलब जो होता है कि भूवैज्ञानिक जो बोलते हैं कि ये समय कम था, या जिस समय को अत्यंत कम कहते हैं, यह वह एक मनुष्य अथवा संरचना के जीवन काल का कई गुना होता है। मतलब वो जो कम कहते हैं वो, तो वह एक मनुष्य अथवा संरचना के जीवन काल का कई गुना होता है। उनका कम कहने का मतलब मान लो वो बोल दी 1000 वर्ष तक ये मिट्टी चलेगी। अब मनुष्य को सोचो जरा, आप खुद सोचो, एक आदमी कितने साल जीता हो, ज़्यादा 80-100, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाता। तो अभी सोच लो 10 गुना ज़्यादा है। मतलब वो बहुत कम मानते हैं कि 1000 वर्ष, 2000 वर्ष, 4000 वर्ष ही कम मान के चलते हैं कि मिट्टी इतने लोड, इतने दिन तक अपना क्या करेगी, लोड वेयर कर सकती है, वहन कर सकती है, इतने दिन बाद खराब हो जाएगी, इसके बाद ये नष्ट हो जाएगी। मतलब ये लोग जो ना कम समय मानते हैं, वो इंसानों के लिए, इंसानों के जीवन काल के लिए वो काफ़ी कई गुना अधिक होता है। ठीक दोस्तों, ये होती है हमारी ट्रांसपोर्टेड सॉइल। आइए दोस्तों देखते हैं कि इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से मृदाओं का वर्गीकरण कैसे करते हैं। इनको निम्न समूहों में बांटा जा सकता है। पहला कौन सा होता है दोस्तों, ससंजनहीन मृदा। एक होता है ससंजनहीन मृदा, एक होता है ससंजक मृदा, और एक होता है कोलाइट्स मृदा। अब इसको तीनों के बारे में, तीनों की परिभाषा जानेंगे दोस्तों कि ससंजन मृदा किसे कहते हैं, और ससंजनहीन मृदा किसे कहते हैं, और कोलाइड मृदा किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं ससंजनहीन मृदा किसे कहते हैं। ये ऐसी मृदा होती है जिनमें यदि जल की कुछ मात्रा मिलाकर उसको इच्छित आकार देना चाहें तो इन्हें मनचाहे आकार में नहीं ढाल सकते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दोस्तों कि अगर हम लोग मिट्टी में थोड़ा जल मिलाकर उसे अपने आकार, कोई आकार देना चाहें, तो उस आकार को नहीं दे सकते ससंजनहीन मृदा में। ठीक दोस्तों, आकार में नहीं ढाल सकते हैं, क्योंकि इनके कण अपेक्षाकृत बड़े और अनियमित आकार के होते हैं। इनके जो कण होते हैं दोस्तों, बड़े और अनियमित आकार के होते हैं। ठीक, इनमें चिकनी मिट्टी के समान ससंजन का अभाव होता है। मतलब चिकनी मिट्टी के समान ससंजन का अभाव का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों। जैसे चिकनी मिट्टी को हम लेके देख रहे होंगे, आप वहाँ लोग जो होते हैं चिकनी मिट्टी की सहायता से ही घड़ा तैयार कर देते हैं, कुछ भी तैयार कर देते हैं। उसमें इसमें इस मिट्टी के अनुसार मतलब हम लोग ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। ससंजनहीन मृदा में ये गुण पाया जाता है कि हम लोग उसे किसी आकार में नहीं ढाल सकते, पानी में मिलाकर या जल मिलाकर। ठीक दोस्तों, तथा इनका अभाव मुख्य रूप से गुरुत्व बल अथवा संहित ऊर्जा द्वारा प्रभावित होता है। ठीक दोस्तों, क्या होता है कि इनका जो व्यवहार होता है मुख्य रूप से गुरुत्व बल तथा संहित ऊर्जा द्वारा प्रभावित होता है। किसके द्वारा प्रभावित होता है दोस्तों, किसके कारण ये प्रभावित होता है। देखो, एक तो हमारा होता है कि ग्रेविटेशनल मतलब फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड मास एनर्जी द्वारा प्रभावित होता है। बजरी, बालू तथा अकार्बनिक सुघट सील्ट इस समूह में आते हैं। मतलब आप लोग अगर देखेंगे क्या क्या आते हैं इसमें, बजरी, बालू तथा अकार्बनिक सुघट सील्ट इस समूह में आते हैं। सील्ट मतलब होता है वही बालू जो डस्ट होती है, सील्ट होता है। बालू, बजरी अगर बालू को हम लोग अगर पानी मिलाकर अगर सोचो किसी आकार में डाल लें, या तो उसे गोलाकार बना ले, या तो उसे किसी आकार में ढाले दोस्तों, तो वो उस आकार में नहीं है, क्योंकि उसके कारण हमेशा आपस में चिपकते नहीं, वो अलग अलग होते हैं। इसे हम ससंजनहीन मृदा कहते हैं। ससंजनहीन मृदा की यही खासियत है कि हम उसे पानी मिलाकर किसी आकार में उसे हम नहीं ढाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसका मेन मतलब इसकी मेन परिभाषा यही होती है दोस्तों कि ये ऐसा मृदा है कि हम इसमें जल मिलाकर इसे अपनी इच्छित अनुसार नहीं ढाल सकते हैं। ठीक, आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग ससंजन मृदा किसे कहते हैं, ससंजन मृदा क्या होती है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं दोस्तों। यह ऐसी मृदा होती है जिसमें कुछ जल की मात्रा मिलाकर किसी रूप में ढाला जाए तो ये आसानी से वह रूप ले लेती है। इनके कण अपेक्षाकृत छोटे परिमाण के होते हैं। इनको द्वितीय खनिज सेकेंडरी मिनरल्स कहा जाता है।
तथा ये चट्टानों के रासायनिक अपक्षरण के कारण बनते हैं। इनका आकार प्लेट मतलब कि आकार प्लेट या चादर नुमा लंबी छड़ अथवा ट्यूब के समान होती है। अर्थात कहते हैं दोस्तों कि यह ऐसी मृदा होती है जिसमें कुछ जल की मात्रा, मान लो कोई मृदा है, मान लो एक तसला मृदा ले लिए और उसमें हम जल मिला लिए और जल मिला के उसे मिक्स कर लिए और फिर उसको क्या किए, वो एकदम पेस्ट बन गया। पेस्ट जैसे आप लोग आटा सानते हैं ना, उसी तरह का पेस्ट बन गया। अब क्या करेंगे, हम इसे किसी भी आटा जैसे हम लोग सान लिए, अब किसी भी आकार में ढाल सकते हैं उसे ना, हम उसे रोटी बना सकते हैं बेल के। तो इसी तरह होता है कि उसे हम किसी भी आकार में, हम ईंट के आकार में मृदा है उसको पेस्ट बनाए, हम ईंट के आकार में डाल लिए, हमारी ईंट तैयार हो गई। हम किसी मान लो ये घड़े के आकार में डाले, वो घड़ा तैयार हो गया। इसी प्रकार होता है दोस्तों कि एक ऐसी मृदा होती है कि जिसे हम थोड़ा जल मिलाकर उसे हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। हम जब किसी भी आकार में ढाल सकते हैं तो क्या दोस्तों, क्या उसमें गुण होगा कि उसके जो कण होंगे, पार्टिकल होंगे, वो क्या होंगे, छोटे होंगे और एक समान होंगे। इसीलिए हम लोग वो एक समान होते हैं तो एक साथ जुट जाते हैं और उसे हम किसी भी आकार में ढाल सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ससंजन मृदा कहते हैं। आइए दोस्तों, हम लोग जानते हैं कोलाइट्स किसे कहते हैं। कोलाइट्स क्या होते हैं दोस्तों, ये अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं जिनके कणों का सतही क्षेत्रफल अर्थात कि सरफेस इतना अधिक होता है कि इनका व्यवहार सतही ऊर्जा द्वारा प्रभावित होता है। समझ में आया दोस्तों कि ये सतही ऊर्जा द्वारा प्रभावित एनर्जी जिसे हम बोलते हैं, सतही ऊर्जा को इंग्लिश में बोलते हैं मास एनर्जी द्वारा। कहने का मतलब ये है कि इनका व्यवहार जो होता है दोस्तों, ये सरफेस एनर्जी द्वारा प्रभावित होता है कि ना कि मास एनर्जी, मतलब कि मास एनर्जी द्वारा ये प्रभावित नहीं होता, ये सरफेस एनर्जी द्वारा प्रभावित होता है। ठीक, इनके कणों के परिमाण का अधिकतम मान 2 × 10⁻³ mm के लगभग मानते हैं। इनके जो कण होते हैं, इनके साइज का अधिकतम मान हम कितना मानते हैं, 2 × 10⁻³ mm के लगभग मानते हैं। इसके अनुसार मृतिका कण, क्ले पार्टिकल, जिनका परिमाण 2 × 10⁻³ mm से कम हो, मतलब कि इनका पार्टिकल का कण जो है दोस्तों कितने 2 × 10⁻³ mm से कम हो, कोलाइट की तरह व्यवहार करते हैं। मृदा में ससंजन का गुण इन्हीं के कारण आता है। मृदा में ससंजन का गुण किसके कारण आता है दोस्तों, ये पार्टिकल की जो साइज होते हैं इसी के कारण मृदा में ससंजन का गुण आता है। अगर वो हमारा साइज 2 × 10⁻³ mm से कम होता है तो इसमें क्या होता है, इसमें कोलाइट्स मतलब कि ससंजन के गुण आ जाते हैं, कोलाइट की तरह व्यवहार करने लगता है। ये ससंजन के गुण इनके कारण, ये हमारे साइज के कारण इसमें ससंजन के गुण आते हैं। ये समझ में आया दोस्तों। अगर इससे कम होते हैं इसे कोलाइट की तरह व्यवहार करते हैं, इसे हम कोलाइट्स कहते हैं। जब ये कोलाइट की तरह व्यवहार करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे, कोलाइट्स कहेंगे। ये अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, इनके अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं। इनकी सतही सरफेस मतलब सतही सरफेस एरिया इनका अधिक होता है। इनका व्यवहार सतही ऊर्जा मतलब कि सरफेस एनर्जी द्वारा प्रभावित होता है, ना कि संग्रहित ऊर्जा, सहायती ऊर्जा मतलब कि मास एनर्जी। इनका जो क्या नाम व्यवहार दोस्तों किसके द्वारा प्रभावित होता है, सरफेस एनर्जी द्वारा प्रभावित होता है, ना कि मास एनर्जी द्वारा प्रभावित नहीं होता है। इनके कण जो होते हैं दोस्तों, इनका परिमाण, इनके कणों की परिमाण का अधिकतम मान 2 × 10⁻³ mm के लगभग माने जाते हैं। इनके अनुसार मृतिका का कण, क्ले पार्टिकल, इनका परिमाण 2 × 10⁻³ mm से कम होता है तो कोलाइट की तरह व्यवहार करते हैं। समझ में आया दोस्तों। अगर 2 × 10⁻³ mm से इनका पार्टिकल कम साइज का होगा तो इसे हम क्या कहेंगे, कोलाइट्स पार्टिकल अर्थात कि कोलाइट्स के रूप में जाने जाते हैं। आइए दोस्तों, आज जानते हैं भारत में पाए जाने वाले मुख्य मृदा कौन कौन से हैं और मृदाओं के बारे में जानेंगे। मेजर सॉइल ग्रुप ऑफ इंडिया। ठीक दोस्तों, अवशिष्ट अथवा लाल मृदा किसे कहते हैं, रेसिडेंशियल और क्या होता है, रेड सॉइल। ये मृदा पुरानी केलाइसी चट्टानों जैसे ग्रेनाइट और जिसमें लौह मतलब कि लौह व मैग्नीशियम खनिज प्रचुर मात्रा में होते हैं। जब इसका अपघटन होता है तो इसके अपघटन जो होता है
से अवशिष्ट अथवा लाल मृदा बनती हैं, मृदाएं बनती हैं। मतलब कैसे बनती हैं दोस्तों, देखिए लाल मृदा कैसे बनते हो, किसे कहते हैं, यही हमारा इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें कैसे पूछा जाएगा, पहले पूछ लेंगे भारत में पाए जाने वाली कुछ मुख्य मृदाओं के नाम बताइए तथा उनकी परिभाषा। तो इसमें तो आपको क्या बताना पड़ेगा, देखो दोस्तों, पहला हमारा हो गया लाल मृदा, अवशिष्ट अथवा लाल मृदा। ये होता है दोस्तों कैसे बनती है, देखो ये मृदा पुरानी कैलाशाई चट्टानों का, चट्टान जो होते हैं दोस्तों जिसमें लौह मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है, तो क्या होता है दोस्तों, इसका अपघटन होता है। ये अपघटन का मतलब क्या, गिरते हैं, फूटते हैं, फिर बारिश के कारण। अभी आपको दोस्तों पढ़ा दें ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन में उसके बारे में बताया दोस्तों। ये पानी के कारण ट्रांसपोर्टेशन होता है, एयर के कारण होता है, आंधी तूफान मौसम वेदर ये सब के कारण होता है। तो अपघटन होते होते क्या होता है दोस्तों, ये टूट टूट के महीन महीन कण में बदल जाते हैं, जिससे आगे चल के ये मिट्टी बन जाते हैं दोस्तों। जब ये मिट्टी बनते हैं तो इसी जो जिसमें मैग्नीशियम और लौह की मात्रा अधिक होगी, तो क्या होगा दोस्तों, वही हमारी मृदा किसके नाम से जानी जाएगी, ये लाल मृदा के नाम से जानी जाएगी। ठीक दोस्तों, ये कहाँ पाई जाती है इसे देखते हैं। ये जो होती है दोस्तों, ये पूरे मद्रास में यही मिट्टी पाई जाती है, लाल मृदा। उसके बाद कहाँ पाई जाती है, दक्षिण पूर्व बम्बई में ये पूरी मृदा पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, उड़ीसा में पाई जाती है, और हैदराबाद के पूर्वी भागों में यही मृदा पाई जाती है। इस मृदा में दोस्तों क्या होता है कि इस मृदा में अगर हम चाहें तो मसूर, आप नाम सुने होंगे, मसूर की खेती बहुत अच्छी होती है। मसूर की खेती करने के लिए इस मृदा को अच्छा माना जाता है। मसूर की खेती मद्रास में होती है दोस्तों, मसूर की खेती इस मृदा में काफ़ी अच्छी काफ़ी अच्छी खेती होती है दोस्तों। आइए दोस्तों अब देखते हैं काली मृदा क्या होती है, ब्लैक सॉइल किसे कहते हैं, ये सॉइल कैसे पाई जाती है और कहाँ बनती है, इसके बारे में सारा डिटेल जानेंगे दोस्तों। क्या होता है, मुंबई गुजरात तथा आसपास पाई जाने वाली ड्रैगन ट्रैप के बेसाल्ट से बनी विशिष्ट आचरण वाली मृदा है। ठीक दोस्तों, अपने काले रंग के कारण यह काली मिट्टी कहलाती हैं। ठीक, और ये कहाँ पाई जाती हैं इसे देखेंगे। ड्रैगन ट्रैप आप देखेंगे, ड्रैगन ट्रैप क्या होता है दोस्तों, इसे हमने बोल दिया, ड्रैगन ट्रैप के बेसाल्ट से बनी विशिष्ट आचरण वाली मृदा होती है। तो ड्रैगन ट्रैप के बारे में जानना सबसे ज़रूरी है दोस्तों। ड्रैगन ट्रैप होता है दोस्तों, ड्रैगन ट्रैप भारत में पश्चिमी हिस्से में एक प्रदेश है जहाँ की मतलब क्या है, ड्रैगन ट्रैप एक प्रदेश है, ठीक, जहाँ की भूवैज्ञानिक संरचना क्रिटासी युग के ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान बनी बेसाल्ट चट्टानें हैं, और इस इलाके में बेसाल्ट के ऊपर बनी काली रेगूर मिट्टी पाई जाती है। काली रेगूर मिट्टी मतलब होता है दोस्तों कि काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है समझ में आ गया ना दोस्तों। ये ड्रैगन ट्रैप भारत के पश्चिमी हिस्से में क्या है, एक प्रदेश है जहाँ भूवैज्ञानिक संरचना क्रिटीय युग के ज्वालामुखी उद्भेदन के दौरान बनी बेसाल्ट चट्टानें हैं, जहां इस इलाके में बेसाल्ट के ऊपर बनी काली रेगूर मिट्टी पाई जाती है। कहने का मतलब दोस्तों, ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, उद्भेदन मतलब ज्वालामुखी विस्फोटन होता है, इसके कारण जो उसमें से क्या चट्टानें निकलती हैं, और एक प्रकार से कहते हैं फ्लाई एक्स मतलब राख जो निकलती हैं, उसके कारण जो कि सब काले हो जाते हैं जलने के बाद। जब काले हो जाते हैं, काले होने के बाद जहाँ गिरते हैं और जहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, उसके कारण क्या होती है, मिट्टी भी काली हो जाती है। जब वो काली हो जाती है उसके कारण ही दोस्तों क्या होता है, ये काली मिट्टी का उत्पादन होना शुरू होता है। इसमें साफ साफ दिया गया है कि देखो कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है। एक आप समझ गए कि ड्रैगन ट्रैप क्या है, ड्रैगन ट्रैप के में कैसे काली मिट्टी बनती है, कहाँ पाई जाती है, इसके बारे में सब कुछ आप जान गए। अब ये देखो दोस्तों कहाँ पाई जाती है, ये देखो मुंबई, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, मद्रास आदि जगह पाई जाती है। ठीक दोस्तों, आइए दोस्तों देखते हैं कि सिंधु गंगा जलोढ़ मृदा क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेते हैं दोस्तों। भारत में पाई जाने वाली यह अत्यंत महत्वपूर्ण मृदा होती है। भारत में क्या करते हैं दोस्तों, ये जो पाई जाती है बहुत महत्वपूर्ण मृदा होती है। भारत की कृषि योग्य भूमि के एक बहुत बड़े भाग में इस मृदा को गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो होती हैं हिमालय से बहा कर ले आती हैं।
तथा मैदानों में जल के बहाव के कम हो जाने के कारण तराई के इलाकों में एकत्र हो जाती हैं। ये जो मृदा होती हैं दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण मृदा होती हैं। यह मृदा कैसे आती है और कैसे बनती है दोस्तों? यह मृदा जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों के सहारे हिमालय से बहा कर लाई जाती हैं। और ये मैदान जो होते हैं ना, जल के बहाव कम होने जाने के कारण मैदानों में एक लेयर बना लेती है। कहते हैं ना दोस्तों, ये कम हो जा मतलब कि ये बहाव कम होने के कारण क्या करते हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, तराई इलाकों में इकट्ठी हो जाती हैं। ये पाई कहाँ कहाँ जाती हैं दोस्तों? यह मृदा असम, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बम्बई के प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि लेटराइट मृदा किसे कहते हैं। लेटराइट मृदा के बारे में जानते हैं। लेटराइट मृदा एक आशयक मतलब चट्टान होता है। आशयक मतलब होता है आशयक विजिकुलर चट्टान होता है, जिसमें मुख्यतः एल्युमिनियम व लोहा की जलीय ऑक्साइड तथा कुछ मात्रा में मैग्नीशियम तथा टाइटेनियम के ऑक्साइड उपस्थित रहते हैं। इस समूह की मृदा विभिन्न प्रकार की चट्टानों के अपक्षय के कारण बनती है। यह समझा जाता है कि लेटराइजेशन की प्रक्रिया अर्ध स्थानों में मृदा के सिलिका के निकलने के कारण होती है। मतलब कहने का मतलब दोस्तों ये होता है कि लेटराइट जो मृदा होती है कैसे बनती है। देखते हैं, लेटराइट मृदा जो है चट्टान होती है, आशयक चट्टान होती है। यह चट्टान जो होती है जिसमें इस चट्टान में एल्युमिनियम और लोहा के जलीय ऑक्साइड तथा कुछ मैग्नीशियम और टाइटेनियम के ऑक्साइड उपस्थित होते हैं। और फिर इसमें क्या होता है दोस्तों, इस समूह में मृदा के विभिन्न प्रकार के चट्टानों में अपक्षय मतलब विखंडन होता है, अपक्षय होता है। उसके बाद फिर छोटे छोटे कण में क्या होते हैं, टूटते हैं, फिर एकत्रित होते हैं, फिर लेटराइजेशन क्रिया होती है। फिर अर्ध मतलब कि कहते हैं दोस्तों नमी के कारण आके वो क्या होती है, घुल के एकत्रित होने लगती है। अर्ध स्थानों में मृदा के सिलिका के निकलने के कारण होती है। सिलिका जब निकलना स्टार्ट हो जाता है उसी के कारण हमारी लेटराइट मृदा बनती है। ठीक दोस्तों, अब देखते हैं पाई कहाँ जाती है। यह दोस्तों पाई जाती है, यह भारत में मृदा डेक्कन की पर्वतमालाएँ। डेक्कन के बारे में आप दोस्तों पहले पढ़ चुके हैं। डेक्कन के बारे में आप पढ़े हैं तो डेक्कन के यही हमारा बताया गया है यहाँ कि यह भारत में मृदा डेक्कन के पर्वतमालाओं की चोटियों मैसूर, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा तथा असम में पाई जाती है। यह मृदा कहाँ कहाँ पाई जाती है? मैसूर, केरल, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, असम तथा मृदा डेक्कन के पर्वतमालाओं की चोटियों में पाई जाती है। ठीक दोस्तों आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अपने सिविल करियर चैनल का पूरा सपोर्ट करें दोस्तों, इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ करें दोस्तों। ये आपका ही चैनल है, आप अगर इसका सपोर्ट करेंगे, हम आपका सपोर्ट करेंगे तभी चैनल का ग्रोथ होगा दोस्तों। फिर आपका भी ग्रोथ होगा, हम अपनी वीडियो डालेंगे, आप लोग देखना, पढ़ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाली अगली वीडियो में सब डिटेल से दे दिया जाएगा दोस्तों। अगली वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि वो वीडियो लास्ट होगी दोस्तों, उसमें सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। ये अपने चैनल सिविल कैरियर को पूरा सपोर्ट करें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।